की त्यांच्या कुटुंबाशी चर्चा केली पाहिजे, कायदेविषयक माहिती घेतली पाहिजे की कायद्याच्या चौकटीमध्ये अशा पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो का, आणि आवश्यक असेल तर या संदर्भात एक सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून समिती नियुक्त करून या सर्व विषयाचा सखोल सर्वंकष अभ्यास केल्यानंतर आपण योग्य निर्णय करू शकू। आणि त्या दृष्टीने माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा सभागृहामध्ये ही बाब निश्चितपणे आम्ही तपासून पाहू असं सभागृहात आश्वासन दिलं। त्यांची अशी इच्छा होती की कोणत्याही खाजगी विकासकाकडे ह्या जाऊ नये, कारण जर जप्ती झाली तर खाजगी विकासाकडे जाईल, वेगळ्या प्रकारे विकासाचा होईल, म्हणून राज्य सरकारने तो ठेवला। हे खरा एक हरपण मोगा कलाकार होता जो हृदयापासून काम करायचा, जो भी काम करो ईश्वर की अर्चना समझकर करो, ही अशा भावनेने त्यांनी कलाकृती उभी केली आहे। त्यांचा एक एक सेट हा ज्या चित्रपटासाठी वापरला गेला तर त्या चित्रपटाच्या यशामध्ये जसं त्या कलाकाराचं, नायक नायिका दिग्दर्शक याचं योगदान असायचं तसं यांचंही तेवढंच तोगामोगाचं योगदान असायचं। मग अशा प्रसंगामध्ये त्यांनी जी इच्छा व्यक्त केली की इथं मॉल होऊ नये, या ठिकाणी एक पवित्र जी भाव आणि भावना त्यांच्या मनात होती की या ठिकाणी अशाच कलेचा जन्म व्हावा, इथून उत्तम पद्धतीचा आविष्कार व्हावा, तर या दृष्टीने विभागाच्या माध्यमातून शेवटी कायदेविषयक माहिती तर घ्यावी लागेल, त्यांच्या कुटुंबाची इच्छाही जाणून घ्यावी लागेल, त्यांच्या कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय आम्हाला तर एकही पाऊल पुढे टाकता येणार। बहुत सवाल ये है कि जब हिंदी स्टूडियो अगर सरकार ले या उस पर खुद उसको ये करे से चलाए, लेकिन ऐसे में जब उन पर 250 करोड़ का कर्ज है, उसकी बात सामने आएगी, कई लीगल पेज सामने आएंगे, सरकार उसके लिए कैसे आगे बढ़ेगी और अपनी मंशा कैसे बना पाएगी कि आप हिंदी स्टूडियो चलाएं? देखो, बड़े प्राथमिक अभी इस बारे में चर्चा हुई है, अभी तो इसके आगे की समस्याओं के बारे में, प्रश्नों के बारे में कोई चर्चा आज नहीं है। पहली बात तो विधानसभा में ऐसा प्रश्न उपस्थित किया गया और सम्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा अगर है, आप जो बता रहे हैं, तो उनके परिवार से हम चर्चा करेंगे। कानून से ये करने का अधिकार हमें है या नहीं, इसकी जांच करेंगे। अगर ये अधिकार हमें है और हम आसान तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कोई कानूनन पेच नहीं खड़ा रहेगा, तो सरकार सोचेगी, ऐसा आश्वासन विधानसभा में दिया गया। तैयारी दिखा सकती है। देखो, मैंने कहा ये प्राथमिक बातें हैं, 250 करोड़ है या 25 करोड़ है, कितना पैसा दिया या वो अधिकार है या नहीं, जिन्होंने कर्ज दिया उनको ये अधिकार है या नहीं, या अगर कोई ऐसी बात है तो उस पर आरक्षण भी सरकार डाल सकती है कि कोई माई का गाँव उसमें मॉल ना बनाए। कोई सरकार ने ही खरीदना चाहिए ऐसी बात नहीं, सरकार ने आरक्षण भी डाल दिया कि यहाँ पे कोई मॉल नहीं बनेगा, यहाँ कोई रिसोर्ट नहीं बनेगा, यहाँ कोई मकान नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कला का आविष्कार करने वाला स्टूडियो ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि यहाँ पे मॉल ना बने, ऐसा मुझे बताया गया है। तो कोशिश कर सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय आपको जो है आप एनडी को आप अपने कब्जे में ले ले और तब तक ऑपरेट करें जब तक कि उसका फैसला नहीं हो जाए। देखो भाई साहब, ये सब कानूनी बातें हैं, जब तक कानूनी बातों को समझ नहीं गएंगे, अभी तो इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए, ना सरकार को ये पता है कि उसके कागज किसके नाम से है, उस कागज में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन क्या है, कर्ज में क्या शर्तें हैं, ये जाने बिना मुझे लगता है कि ऐसा कहना अनुचित है। और सरकार क्या कर रहा है, मतलब जैसे कि आपने कहा कि सरकार वहाँ पर कोई शर्तें डाल सकती है या फिर सरकार उसको खुद ही टेक ओवर करके सांस्कृतिक वहाँ पर कल्चर सेंटर या कोई उनके नाम से कर सकती है, सरकार किस बारे में सोच रही है? देखो, अभी तो सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा, विधानसभा में ये विषय उठाया गया और तब सम्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा हम उनके परिवार के साथ बात करेंगे, कानून इसका अभ्यास करेंगे। कानून से भी तो देखना पड़ेगा ना, ये कानून हमें अधिकार देता है क्या, अधिकार प्रदान करता है क्या, उसके बाद ही मुझे लगता है कि इस विषय पे आगे बढ़ना उचित होगा या भाष्य करना उचित होगा। हम कुछ कह देंगे और कानून से हम कर नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। एनआईए और एटीएस की लगातार कार्रवाई महाराष्ट्र में चल रही है, IAS मॉड्यूल को बस्ट
करने के लिए। वहीं इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं को टारगेट किया जाना था आने वाले त्योहारों के मौसम में। कैसे देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन बाहर आई है और जो कार्रवाई की गई? नहीं, देखो, बीजेपी के नेता हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, या बीजेपी के बाकी भी नेता हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या महाराष्ट्र के भी कुछ मंत्री और कुछ नेता हो, ये टारगेट में तो है। मगर ये बात भी सही है कि हमें भी धमकियां मिलती है, पर हम ये धमकियां मिलने के बाद कोई चैनल पे जाके नहीं बताते कि हमको धमकी मिल गई। हम ये कोशिश करते हैं कि पुलिस तक पहुंच जाए जानकारी, और ये पुलिस का काम है, गृह विभाग का काम है कि ऐसी बातें पहुंचने के बाद उस धमकियों में कितनी सच्चाई है, सत्यता है। आपको भी मालूम है, माननीय नितिन गडकरी जी को धमकी दी गई थी और बाद में पता चला ये कि जनार्दन पुजारी के वो लोग हैं जो जेल में रहकर ये धमकियां देते हैं। तो भाजपा के कई नेताओं को धमकी दी जाती है, क्योंकि आप भी जानते हो कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त ये हमारा भाव रहा है, और ऐसे समय में ऐसी धमकियां मिलती है, मगर आप तक हम कभी पहुंचाते नहीं। मेरे भी गाड़ियों के नट बोल्ट निकाले गए थे, एक्सीडेंट होते होते जान जाते जाते हम बचे थे, पर हमने कोई पत्रकार परिषद में ये बात नहीं कही, या विधानसभा में भी हमने ये बात नहीं की। हमने सिर्फ अपने पुलिस विभाग से बात किया, ऐसा ऐसा हुआ है, जांच करो। तो मुझे लगता है कि ये जांच पुलिस करती है, और कई मंत्रियों को भी ये बताया गया है, एटीएस ने भी बताया कि आप सभी अपने लोगों को सावधान रखो, क्योंकि ऐसा हो रहा है, कुछ विदेशी शक्तियां, विदेशी ताकतें आप तक पहुंचने के लिए, आपके कोई दोस्त है, आपका कोई स्टाफ है, आपके नजदीक पास जो लोग रहते हैं, उनको कोई क्लिप भेज देते हैं, या उनको कहते हैं कि अब ये जो हमने भेजा है उसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद ये एटीएस ने बहुत लोगों को जानकारी दी है, और बाद में आपके आसपास अगर वो मोबाइल रहता भी है तो आपके हर बात पाकिस्तान पहुंचती है। तो इसके लिए बहुत लोगों को सावधान किया गया है कि आपके मोबाइल में भी ऐसा कुछ आता है तो आप मत करिए, इसको ओपन मत करिए, और आपके सभी जो साथ में है उनको भी बताइए। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो कॉल आता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, कभी ओपन मत करिए। आप अगर कुछ सेकंडों के लिए भी ये खोल देते हो तो शायद बाद में आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हो, और अभी बड़ी मात्रा में उद्योग क्षेत्र के लोगों को भी ऐसा ब्लैकमेलिंग का शिकार किया जा रहा है, राजनीतिक नेताओं को किया जा रहा है, अधिकारियों को किया जा रहा है, उनके परिवार को हम ये भेजेंगे ऐसा बता के शिकार किया जा रहा है। अब ये बातें एटीएस के नजर में आई है, और एटीएस ने भी कई नेताओं को, कई मंत्रियों को, कई अधिकारियों को ये सावधान किया है कि आप अपने आसपास के लोगों को सावधान करिए। आपको कोई भी लिंक भेजी गई गलती से भी ओपन मत करिए। इसमें पाकिस्तान, चाइना, ये प्रमुखता से यहाँ से एक लिंक भेजी जा रही है, इसमें लिंक भेजी जा रही है, और गलती से भी ओपन कर रही है तो आपके आसपास जो भी होगा वो वहां तक पहुंचे। एक सवाल है कि चेंबूर में आचार्य स्कूल है, उस स्कूल में 1 मई को सर्कुलर निकला था स्कूल ने कि गणवेश जो है, जो ड्रेस कोड है उसी में लोग स्कूल में आए। उसके बाद 1 अगस्त से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, अमल शुरू हुआ, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया है। कांग्रेस और विपक्ष का ये कहना है कि ये सब इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि कर्नाटक में उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, अब भी कोशिश की जा रही है, जबकि आपके सहयोगी दलों का ये कहना है कि भाई हर किसकी संस्था का नियम कानून होते हैं, उसका वो पालन कर रहे हैं। देखो भैया, कांग्रेस ये एक सत्तांध पार्टी बन गई है, उनको सत्ता के बिना कुछ नहीं दिखता। वो एक अर्जुन था जिसको चिड़िया की आंख दिखती थी, ये अर्जुन के बाप है, इनको खुर्ची के बिना कुछ नहीं दिखता। बाकी इनको ना देश दिखता है, ना देश की एकता दिखती है, ना आत्मनिर्भर भारत दिखता है, ना विश्व गौरव भारत दिखता है, ना वसुधैव कुटुंबकम भारत दिखता है, भारत की हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत नहीं दिखती। ये लाचार नेताओं की लाचार पार्टी है, और ये लाचार पार्टी ये गणवेश में भी राजनीति करती है। गणवेश ये हमें स्कूल में ये सिखाता है कि आप कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, रंग के हो, वंश के हो, आप एक सूत्र, एक सुर, एक विचार के साथ शिक्षा आपने प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ड्रेस कोड है, चाहे वो अब्जोपति का बेटा हो या रिक्शे वाले का बेटा हो,
एक ही ड्रेस में, एक ही रंग में वो रंगना चाहिए, एक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सोच है। कांग्रेसियों की सोच क्या है? हर जात धर्म अलग होना चाहिए, हमें सत्ता मिलनी चाहिए, हमारा परिवारवाद रहना चाहिए, अमेरिका में जाके देश की निंदा नागस्ती करने का हमको अधिकार चाहिए, हम बीमार होंगे तो हम देश में इलाज नहीं करेंगे, हम विदेश में हम इलाज करेंगे, भ्रष्टाचार ये हमें संविधान का हमें दिया हुआ अधिकार है। ऐसी सोच रखने वाली वो कांग्रेस है। उनसे क्या सुनना है, सोचना है। कांग्रेस जैसी दवाई की एक्सपायरी डेट निकली हुई काम में नहीं आती, वैसे कांग्रेस पार्टी की अब राजनीति करने की एक्सपायरी डेट समाप्त होगी। बरं, बाळासाहेब थोरात यांनी जे विधान केलेलं आहे की तुम्ही पुढचे विरोधी पक्ष नेते होणार, कोपरखळी मारले तुम्हाला असं म्हणावं? नाही, त्यांना आनंद घेऊ द्या ना। आज किती मोठी भविष्यवाणी त्यांनी केली, एवढी तर भविष्य पोपट सांगत नाही। बहुत दो सवाल था कि कल आप लोग की महायुति की मला एटीएस आणि एनआयच्या ज्या भाजपच्या आणि संघाच्या नेत्यांना काही धमक्या आल्याचं तुमच्याही बाबतीत एक प्रसंग घडला तर काय होतं? नाही, माझ्या बाबतीमध्ये माझ्या गाडीचे सर्व चाकाचे नटबोल्ट काढून घेतले होते आणि जेव्हा कंपनीमध्ये आम्ही माहिती घेतली होती की असं होऊ शकतं का, तर ते म्हणाले असं कधीच होऊ शकत नाही, की नटबोल्ट आपोआप डिगे होते आणि पोलिसाला आम्ही ते सांगितलं होतं। त्याच्यानंतर आता तिथं सीसीटीव्ही कॅमेरे सुद्धा लावण्यात आले आहे। अशा माझ्याच बाबतीत नाही, अनेक नेत्यांच्या बाबतीत धमक्या दिल्या जातात। साधारणतः आम्ही गृह विभागाला ते पत्र देतो, विधानसभेत याचा उपयोग साधारणतः करत नाही, कारण विधानसभेत उपयोग केल्यानंतर मग साधारणतः अशा धमक्या प्रत्येकाला येत आहेत आणि त्याची गंभीरता मग समाप्त होते की विधानसभेत आपण विषय मांडतो, जनतेला वाटतं की नेते लोक त्यांना आलेल्या धमक्या खऱ्या की खोट्या याचा विचार न करता असं मत मांडतात, असा साधारणतः भास होतो, भाव होतो। आणि या दृष्टीने म्हणून आमच्यापैकी अनेक नेते जेव्हा व्यक्तिगत रीतीने आम्हाला येऊन भेटतात, सांगतात की धमकी आली, तर आम्ही हेच सांगतो की आपलं काम आहे गृह विभागाला सांगितलं पाहिजे, लेखी दिलं पाहिजे आणि गृह विभागाला लेखी दिल्यानंतर शेवटी गृह विभाग आहे, गृह विभागाने त्याची योग्य सत्यनिष्ठ वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी ही अपेक्षा असते। नितीन गडकरींना सुद्धा जनार्दन पुजारीच्या एका गँगच्या सदस्यांनी धमकी दिली, गडकरींनी सुद्धा मग ती पोलीस रिपोर्ट मध्ये दिली, ठीक आहे, मग तो पोलीस रिपोर्ट काही लोकांना मिळाला म्हणून ती बातमी झाली। आता गडकरींच्या बाबतीमध्ये आपण पाहिलं, असं अनेक नेत्यांच्या बाबतीमध्ये होतं की भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक नेत्यांना धमकी दिली जाते। आता एटीएसनी सुद्धा अनेक नेत्यांना, भाजपचे असो काही अधिकारी असो, हे सांगितलं आहे की तुम्ही सावधान राहा, पाकिस्तान आणि चीन अशा संदर्भामध्ये एक मोठं षडयंत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहे। या षडयंत्रामध्ये आपण कोणी सापडू नये किंवा त्याच्यामध्ये फसू नये या दृष्टीने त्यांनी काही सूचना केल्या की तुम्ही तुमच्या आसपासच्या लोकांना सांगा, कोणतीही लिंक आली तर ती ओपन करायची नाही, कारण अशा काही लिंक त्यांनी डेव्हलप केल्या आहे की ती ओपन केली आणि मग तो मोबाईल तुमच्या आसपास असेल तर तुम्ही जे जी चर्चा कराल ती ऐकू जाईल। बरं, ठीक आहे, याची भीती आम्हाला नाही, कारण आमची चर्चा ही राष्ट्र सेवेसाठी आहे, विकासासाठी आहे। आमची चर्चा ही काही अशी नाही आहे की ज्याचा उपयोग कोणी वाईट पद्धतीने करू शकेल, पण तरीही मला असं वाटतं की या दृष्टीने एटीएसने अनेकांना सांगितलं आणि त्या पद्धतीने अधिकारी, कर्मचारी, नेते, कदाचित विरोधी पक्षाच्याही नेत्यांना सावध केलं असावं। ज्या धमक्या तुम्हाला येतात त्या धमक्यांना तुम्ही गंभीरतेने घेत नाही का? नाही तर मग असं व्हायचं नाही, धमक्यांना आम्ही गंभीरतेने घेतो। आम्ही म्हणूनच या सर्व धमक्यांची माहिती आम्ही पोलीस विभागाला देतो। बरं, जयंत पाटील समजा गंभीरतेने घेणे म्हणजे मी बाहेर चौकात भाषणात मग धमकी आली हे सांगणं म्हणजे गंभीरतेने घेणे नव्हे, तर जी यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेला माहिती पुरवणं म्हणजे गंभीरतेने। बहुत दो सवाल था कि कल आप लोग की मीटिंग होने वाली थी महायुति की, अचानक से पोस्टपोन कर दी गई, अगली तारीख कब है? दूसरा सवाल है कि क्या 11 तारीख को महाराष्ट्र में एक नई शपथ विधि होने वाली है क्या? ये देखो, ये कितने तारीख को शपथ विधि होगी ये तो मुझे नहीं लगता, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनसे ही प्रश्न पूछना चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री के पेपर में फिजिक्स का प्रश्न पूछे जैसा हो जाएगा। तो आप ये प्रश्न हमें मत पूछिए, इसके आगे आप मुख्यमंत्री जी इसका अधिकार है और मुख्यमंत्री जी बताएंगे कब शपथ होगा और बाद में आपको यादी भी देंगे कौन शपथ लेंगे और किसको क्या विभाग का बंटवारा। महायुति की अगली मीटिंग कब होगी? महायुति की अगली मीटिंग महायुति की अगली मीटिंग जल्द से जल्द होने वाली है, क्योंकि हम सब मिलकर, हमारे तीनों जो प्रमुख पार्टियां इसमें है और जो हमारी बाकी मित्र पक्ष है, हम एक साथ के में बैठकर 2024 लोकसभा इस बारे में चिंतन करने वाले हैं। मगर ये चिंतन में प्रमुख भाग ये है कि हम चुनाव जीतने के लिए चिंतन नहीं करने वाले। तो चुनाव ये हमें बाय प्रोडक्ट है, लोगों का दिल जीतने के लिए
अगले चुनाव तक हमें कौन सी योजना बनानी है, कौन सी योजनाओं को अमल अच्छे ढंग से करना है और लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए हमें सरकार की नीति और नियमों को, योजनाओं को पहुंचाने की व्यवस्था कैसी खड़ी करनी है, ये व्यवस्था होगी। इसके पहले भी हमारे समन्वय समिति की बैठक माननीय उदय सामंत जी के यहाँ हुई है, अब दूसरी बैठक भी शायद 8-10 दिन में हो जाएगी। बरं, सुधीर भाऊ, जयंत पाटलांनी जे भाषण केलं त्यामध्ये ते म्हणतात की विरोधी पक्ष नेत्याच्या खुर्चीची खरं तर पूजा करायला हवी, कारण या खुर्चीवर जो बसतो यानंतर त्याचं प्रमोशन दुसऱ्या खुर्चीवर होतं, म्हणजे मोठ्या खुर्चीत होतं। अजितदादांना कुठेतरी त्यांनी टोला लगावला, मुख्यमंत्र्यांना एक फॉर्म्युला विचारला की काय करायला पाहिजे? त्यांनी स्वतः टोला लगावला की स्वतःसाठी इच्छा व्यक्त केली की विरोधी पक्ष नेता जर जयंत पाटील झालेत तर त्यांचा मार्ग सहज सोपा होतो। कारण नसताना आमचे अतिशय निकटचे मित्र आहे, त्यांच्याबद्दल मला सहानुभूती आहे। बिचारे या सर्व भानगडीत ते दादांसोबत जायचं की पवार साहेबांसोबत जायचं, या सर्व भानगडीमध्ये ते बिचारे थांबून गेले, अटकून गेले। त्यांच्या मनामध्ये जे द्वंद्व सुरू झालं की मी योग्य केलं की चूक केली, छोटे पवारांसोबत जाणं फायद्याचं होतं की मोठ्या पवारांची साथ देणं फायद्याचं आहे, त्याचा ते निश्चितपणे अजून निर्णय करू शकत नाही आहे। तर असं अनिर्णित जेव्हा मन असतं तेव्हा विरोधी पक्ष नेत्याच्या खुर्चीची पूजा करावीशी वाटणं हे नैसर्गिक आहे। यामुळे आपण सहानुभूतीपूर्वक बघितलं तुमच्या पाहिजे। विमानात जागा आहे का अजून पण? कारण अशी चर्चा आहे की येतील म्हणून। आमच्या हृदयात तर अतिशय मोठी जागा आहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान और सबकी सरकार, हा आमचा भाव। ज्ञान वापसी का भी सबसे बड़ा फैसला, ज्ञान वापसी मस्जिद पे सबसे बड़ा फैसला आया है। देतोय की त्यांच्या कुटुंबाशी चर्चा केली पाहिजे, कायदेविषयक माहिती घेतली पाहिजे की कायद्याच्या चौकटीमध्ये अशा पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो का, आणि आवश्यक असेल